नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, है ना। चलो देखते हैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बनाते हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कार्बन या कार्बन युक्त ईंधन के पूर्ण दहन पर कार्बन या कार्बन युक्त ईंधन के पूर्ण दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है ना। चलो देखो, जैसे कार्बन कार्बन सॉलिड होता है प्लस O2। तो जब अपन इसको कार्बन को जला रहे हैं, है ना, पूर्ण दहन कर रहे हैं, तो यहां पर बन जाएगी CO2 या ऐसा ईंधन आप ले लो जिसमें कार्बन हो, है ना। तो हमने ले लिया CH4। CH4 गैस होती है प्लस O2। तो यहां पर बन जाएगा CO2 प्लस साथ में बनेगा 2H2O, है ना। तो इस प्रकार से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना सकते हो, है ना। चलो पढ़ो थोड़ा सा। वायु की अधिकता में यह कार्बन या कार्बन युक्त ईंधन के पूर्ण दहन पर प्राप्त होती है ना। तो ध्यान रखना, वायु की अधिकता कार्बन या कार्बन युक्त ईंधन के पूर्ण दहन पर, है ना, पूर्ण दहन करवाना है। चलो अब प्रयोगशाला में इसको बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाते हैं तनु HCl के साथ, है ना। चलो देखो इधर, CaCO3, ये इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या इसे ही लाइम स्टोन भी बोलते हैं। लाइम स्टोन ये सॉलिड होता है प्लस HCl ये एक्वस। तो यहां पर बन जाएगा CaCl2 एक्वस प्लस साथ में बनेगी CO2 प्लस, तो CO2 गैस प्लस H2O। H2O ये लिक्विड, है ना। चलो, तो प्रयोगशाला में अपन कैसे बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से, है ना। पढ़ लो, प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बोनेट पर तनु HCl की अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। चलो इसे नोट करो पहले। चलो आगे देखो, अब औद्योगिक लेवल पर जब इसको बनाते हैं तो औद्योगिक लेवल पर चूना पत्थर को गर्म किया जाता है। चूना पत्थर को गर्म किया जाता है ना। चलो देखो इधर, चूना पत्थर होता है CaCO3, इसे बोलते हैं लाइम स्टोन इंग्लिश में। लाइम
स्टोन, है ना। तो इसको गर्म करते हैं तो यहां पर बन जाएगा CaO प्लस साथ में बनेगी CO2, है ना। ये गैस, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड होता है ना। तो ध्यान रखना, औद्योगिक रूप से या फिर यूं बोल दो औद्योगिक स्तर पर काय से बनाते हैं, चूना पत्थर से। चूना पत्थर को गर्म करते हैं, औद्योगिक रूप से चूना पत्थर को गर्म करके यह बनाया जाता है ना। चलो, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रंगहीन है, गंधहीन है, और जल के साथ यदि अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो जल के साथ ये अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। चलो देखो इधर, CO2 प्लस H2O, तो यहां पर ये बन जाएगा H2CO3। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, है ना। चलो पढ़ो। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। ध्यान रखना, रंगहीन, गंधहीन। जल के साथ यह कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ध्यान रखना, जल के साथ क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। अच्छा, अब यदि हम बात करें कि भाई हमारा जो रक्त होता है, रक्त का जो पीएच है वो 7.26 से 7.42 के मध्य होता है ना। तो ये जो पीएच है ये इस रेंज में होता है। तो इसको मेंटेन करने का काम करता है बफर विलियन। तो यहाँ पर जो बफर विलियन है वो होता है H2CO3 ऑब्लिक HCO3 माइनस। इसका जो बफर विलियन है यही रक्त के पीएच को बना के रखता, मतलब ना तो बहुत ज्यादा होने देगा ना ही बहुत कम, ये इस रेंज में रखेगा 7.26 से 7.46, सॉरी 7.2 से 7.26 से 7.42 की रेंज में रखेगा, है ना। ध्यान रखना, बफर विलियन रक्त की पीएच को 7.26 से 7.42 के मध्य अनुरक्षित रखता है। मतलब इसको इसी रेंज में रखेगा, ना तो इससे ज्यादा होने देगा ना इससे कम होने देगा, है ना। ये ध्यान रखना। चलो नोट करो इसे। चलो अगला देखो। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वायुमंडल में ये होती है लगभग 0.03%। कितनी होती है? 0.03%। और इसका जो उपयोग है वो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें पौधे CO2 और जल का उपयोग करते हैं, है ना। और बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस, है ना। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं वो स्वयं के लिए और जंतुओं के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं, है ना। इस प्रक्रिया में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। फिर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चलो देखो इधर,
तो CO2 प्लस H2O। अच्छा, इस प्रक्रिया में सनलाइट की आवश्यकता होती है, सनलाइट। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये पत्तियों में होती है ना। तो पत्तियों के कहां पर होती है? क्लोरोफिल वाले भाग में, है ना। तो यहां पर अपन लिख देते हैं क्लोरोफिल, है ना। तो यहां पर बनेगा C6H12O6 प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी, है ना, H2O, है ना। अब इसको अपन बैलेंस कर लेते हैं। चलो ठीक, ये बैलेंस हो गई। एक बार पढ़ लो इसे। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लगभग 0.03% उपस्थित रहता है, जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता है। इस प्रक्रिया में हरे पौधे वायुमंडलीय CO2 को कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पौधे जंतुओं, मनुष्यों तथा स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं। तो ध्यान रखना, वायुमंडल में इसका प्रतिशत कितना है? 0.03%, है ना। और इसका उपयोग होता है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया में। और इस प्रक्रिया में जो हरे पौधे होते हैं वो वायुमंडलीय CO2 को काय में परिवर्तित कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो पौधे जंतुओं के लिए, मनुष्यों और स्वयं, है ना, के लिए क्या बना रहे हैं? भोजन। चलो आगे सुनो। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह विषैली नहीं होती है ना। पर होता क्या है कि भाई जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जीवाश्म ईंधन का दहन, ऊपर से जंतुओं की संख्या बढ़ रही है, पौधों की संख्या कम हो रही है। तो वायुमंडल में CO2 का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, CO2 का स्तर बढ़ रहा है। और CO2 का स्तर बढ़ने के कारण वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। और वायुमंडल के इस प्रकार तापमान के बढ़ने को ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलो पढ़ो इसे। कार्बन मोनोऑक्साइड के विपरीत यह विषैली प्रकृति की नहीं होती है ना, ध्यान रखना। परंतु जीवाश्म ईंधन के बढ़ते दहन तथा सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर के विघटन के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है, जिससे वायुमंडल के ताप में वृद्धि हो रही है। इसे हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, है ना, ध्यान रखना। अब देखो जीवाश्म ईंधन की बात करें, भाई जीवाश्म ईंधन की यदि यदि हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कोयला, भाई कोयला क्या होता है? जीवाश्म ईंधन है के दहन से, है ना। और ये सीमेंट निर्माण, लाइम स्टोन, क्योंकि भाई जब चूना पत्थर को तोड़ेंगे तो सीधी सी बात है CO2 निकलेगी। तो CO2 की मात्रा बढ़ती है और CO2 की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का जो ताप है उसमें वृद्धि हो रही है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव,
ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। अच्छा, जो ठोस CO2 होता है, ठोस CO2, इसे शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? शुष्क बर्फ, ध्यान रखना। चलो नोट करो इसे जल्दी से। चलो अगला देखो। चलो ये कुछ पॉइंट है, पहले पढ़ लो। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया था। वही पॉइंट रिपीट हो गया है ना वापस यहाँ पे। द्रवित CO2 का प्रसार शीघ्रता से होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखना, द्रवित अवस्था में ये फैलती बहुत ज्यादा है। प्रसार, प्रसार का मतलब क्या? फैलना, है ना। तो इसको अपन काय के रूप में प्राप्त कर सकते हैं? शुष्क बर्फ के रूप में, है ना। अच्छा, CO2 की अनुनादी संरचना देखो। दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, है ना। अब देखो भाई, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 में से 2 चले गए बॉन्ड बनाने में। अभी 2 इलेक्ट्रॉन दो लोन पेयर बचे हैं इस ऑक्सीजन के पास। इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में। अभी इसके पास 2 लोन पेयर बच रहे हैं। और कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 के 4 बॉन्ड बनाने में चले गए। अब अनुनादी संरचना समझो। अपन क्या करते हैं, ये लोन पेयर को इधर चलाते हैं, है ना। अब ये लोन पेयर को आप इधर चलाओगे तो भाई यहां पर ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन हो जाएगी, और ये वाला जो बॉन्ड है यहां पर आ जाएगा, है ना। तो देखो इधर, चलो इधर देखो। अब देखो, इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में चला गया, तो अब यहां पर केवल एक लोन पेयर बचा। चलो इस ऑक्सीजन में आप देखो 2 लोन पेयर थे पहले से, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के और भी आ गए, तो यहां पर हो जाएंगे 3 लोन पेयर। चलो अब ये वाली ऑक्सीजन को देखो, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड में जा रहे हैं, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर देखो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास आ गए, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये इस प्रकार से इसकी अनुनादी संरचना बन जाएगी। अच्छा, अब अपन यदि इस डायरेक्शन में बॉन्ड को घुमाते हैं, है ना, तो देखो ये लोन पेयर को इधर चला दो, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन अब इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो अब इसकी अनुनादी संरचना देखो। चलो अब देखो, ये नीचे वाले एरो देखो, ये जो लोन पेयर था यहाँ पे बॉन्ड में आ गया, तो इसके पास अब केवल एक लोन पेयर बच रहा है ना। चलो, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ गए, तो इसके पास 3 लोन पेयर हो गए। अब देखो, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आ रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना।
और यहाँ पर देखो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ गए, ऑक्सीजन के पास, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड की अनुनादी संरचना कितनी बन रही है, 3। समझ में आया कैसे बनाना है, नोट करो पहले। चलो अगला देखो। अगला हम पढ़ने वाले हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसे हम सामान्यतः सिलिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सिलिका। चलो संरचना देखो पहले। ये इस प्रकार से बॉन्ड लगा दो। ये इस तरीके से इसकी संरचना बनती है। अब यहां पर आप देखो किसी भी सिलिकॉन पर आप देखोगे तो किसी भी सिलिकॉन परमाणु के आसपास देखो 1 2 3 4, किसी भी सिलिकॉन परमाणु के आसपास देखोगे तो आपको कितने सिग्मा दिखाई देंगे, 4। तो 4 सिग्मा के कारण संकरण यदि हम देखें तो संकरण क्या आ जाएगा, sp3। संकरण क्या आ जाएगा, sp3। अच्छा, ऑक्सीजन पर यदि हम देखें तो ऑक्सीजन में आप देखो ऑक्सीजन के आसपास देखो 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो 4। और 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या जाता है, sp3, है ना। अब यहां पर आप देखो प्रति एक सिलिकॉन परमाणु कितने ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, 4। देखो ये सिलिकॉन 1 2 3 4, तो एक सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा हुआ है। और यदि हम ऑक्सीजन परमाणु की बात करें तो एक ऑक्सीजन परमाणु 2 सिलिकॉन परमाणुओं से घिरा हुआ है ना। और यदि हम यहाँ पर वलय देखें तो वलय में आप देखो कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर ये जो वलय बन रही है ये 8 मेंबर वलय है। इसमें कितने मेंबर है, 8। और ये अल्टरनेट है,
देखो सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन इसमें कैसे हैं, अल्टरनेटिव, है ना। चलो नोट करो पहले से। चलो इसके बारे में जो पॉइंट लिखे हैं वो देखो। भूपर्पटी का 95% भाग सिलिका एवं सिलिकेट से बना है। ध्यान रखना, भूपर्पटी, देखो जमीन का सबसे बाहरी वाला जो लेयर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। तो भूपर्पटी का 95% जो भाग है वो सिलिका और सिलिकेट से बना हुआ है ना, सिलिका एवं सिलिकेट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे सामान्यतः सिलिका नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका सामान्य नाम क्या है, सिलिका। सामान्य नाम क्या है इसका, सिलिका। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक सह संयोजक त्रिविम जालक युक्त ठोस है। ध्यान रखना, ये कैसा होता है, सह संयोजक त्रिविम जालक युक्त ठोस है। अगला पॉइंट देखो, जिसमें सिलिकॉन परमाणु चतुष्फलकी रूप से 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से सह संयोजित बंधित रहता है। तो जो सिलिकॉन परमाणु है वो चतुष्फलकी रूप से 4 ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा जुड़ा होता है ना। अगला पॉइंट देखो, प्रति एक ऑक्सीजन परमाणु विपरीत दूसरे सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। भाई यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऑक्सीजन परमाणु है वो कितने सिलिकॉन परमाणुओं से घिरा होता है, 2, है ना। चलो अगला पॉइंट देखो, सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की एकांतर क्रम में 8 सदस्यीय वलय बनती है। तो यहाँ पर जो वलय है वो 8 सदस्यीय वलय होती है, और ये इसमें एटम कैसे होते हैं, एकांतर। भाई ऑक्सीजन और सिलिकॉन एक के बाद एक होते हैं ना। चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम देखते हैं कल।